हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू लाइट प्रयास में। तो बच्चा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे हुए पेपर FST 29 की। आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग FST के पेपर इस समय देने लगे हैं क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो बात करते हैं FST 29 कितने स्टेट से बच्चों ने दिया है और वहाँ के रिजल्ट के बारे में। तो बेटा, FST 29 हम लोगों के यहाँ दिया है टोटल 21 स्टेट से बच्चों ने। तो पहली रैंक आई है आदित्य विक्रम की, 700 नंबर है मध्य प्रदेश से। अभिमन्यु अग्रवाल हैं 685 मार्क्स उत्तर प्रदेश से। सौरभ पांडे हैं 680 मार्क्स कोटा राजस्थान से। सलोनी राज हैं 670 मार्क्स बिहार से। भाव्यांश हैं हमारे पास 660 मार्क्स दिल्ली से। दीक्षा यमुना है 630 मार्क्स छत्तीसगढ़ से। ऋतुपुरा मिश्रा है 584 मार्क्स वेस्ट बंगाल से। सुब्रा ज्योति दास है हमारे पास 581 मार्क्स ओडिशा से। जीत बहादुर हैं 579 मार्क्स आंध्र प्रदेश से। देन निर्मला जायसवाल है हमारे पास 576 मार्क्स अरुणाचल प्रदेश से। सक्षम है हमारे पास 570 मार्क्स हरियाणा से। उदीप्ता कात्यायन है हमारे पास 535 मार्क्स झारखंड से। अर्जुन प्रसाद हैं 533 मार्क्स असम से। जफरुल हसन है 528 मार्क्स कर्नाटका से। रूबी हैं हमारे पास 508 मार्क्स पंजाब से। देन संजय यादव है तेलंगाना से। हेमराज हैं हमारे पास त्रिपुरा से। देन आस्था है हमारे पास उत्तराखंड से। आयुष यादव है महाराष्ट्र से। राम मिलन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से। और दामिनी शर्मा है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से। तो बच्चे, ये रहा हमारे FST 21 का 21 FST 29 का 21 स्टेट्स का रिजल्ट, जहां से बच्चों ने टॉप किया है। आगे बात करते हैं हमारे सिंह सर के बारे में और सिंह सर के मिशन के बारे में। तो सिंह सर का मिशन है अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो अब सब पढ़ेंगे, सब बनेंगे डॉक्टर। तो आते हैं हम लोग, जो ये सीरीज है सर के द्वारा चलाई जा रही मोस्ट 10 मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस की। तो बेटा, इसमें हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आइए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय by is equal to 5 into 10 raised to power minus 6 sin 1000 pi 5x minus 4 into 10 raised to power 8 t. The amplitude of the electric field will be. तो बेटा, हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड पूछा, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी है। ई नॉट इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है वी बी नॉट। वी क्या है? स्पीड ऑफ वेव है। तो वी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखते हैं v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाय के। तो ओमेगा हमारे पास क्या है? 4 इंटू 10 रेज़ पावर 8 और k हमारे पास क्या है? 5। तो क्या कितना आ जाएगा? v हमारे पास 4 इंटू 10 रेज़ पावर 8 अपॉन 5। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर 8 अपॉन 5। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गई v। अब हमें निकालना क्या था? ई नॉट। तो ई नॉट कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है क्या कि ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। तो 8 इंटू 10 रेज़ पावर 7 इंटू 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 6। तो 8 5 40। तो 4 इंटू 10 रेज़ पावर 2 वोल्ट पर मीटर हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है? तो बेटा, केवल 9% स्टूडेंट्स ने इस छोटे से क्वेश्चन को करेक्ट किया है। ठीक है, 4 इंटू 10 रेज़ पावर 2 वोल्ट पर मीटर आंसर आ रहा है। इनकरेक्ट कितनों ने किया है? 70% बच्चों ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है। कोई बात नहीं, अब हम इस क्वेश्चन को सीख गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको गलती से भी गलत नहीं करेंगे। परसेंटेज ऑफ अनअटेम्प्टेड, तो 21% बच्चों ने इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज फ्लोइंग इन अ स्प्रिंग देन स्प्रिंग क्या करेगी? जंप करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दोनों करेगी या फिर कुछ भी नहीं करेगी? तो बेटा देखो, अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है और इस पे एक ऑल्टरनेटिंग करंट रन कर रहा है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे। ये जो करंट का डायरेक्शन होगा, ये पूरा का पूरा सेम साइड की ओर चल रहा होगा। करंट का डायरेक्शन
सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों स्प्रिंग की फेजेस में, दोनों स्प्रिंग के छोरों में क्या होगा, एडजेसेंट साइड्स में दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, और सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, तो बेटा केवल 15% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, 55% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, और अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है 30% स्टूडेंट्स ने। आगे आते हैं, बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, द ड्रिफ्ट करंट इन अ पीएन जंक्शन इज from the n side to the p side, from the p side to n side, from the n side to the p side if the junction is forward biased and in the opposite direction if it is reverse biased। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, from the p side to the n side if the junction is forward biased in the opposite direction। तो बेटा यहाँ सुनना, जब हमारे यहाँ पे पीएन जंक्शन बनता है तो वो कुछ इस तरीके से रहता है, ये पी टाइप, इधर हम पी टाइप मान लेते हैं, ठीक, और इधर हम एन टाइप मान लेते हैं। तो होता क्या है, होता क्या है इसमें हमारे पास, जब पीएन जंक्शन फॉर्म होता है हमारे पास, तो जो होल्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से, वो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से डिफ्यूज होते हैं दूसरे रीजन की तरफ, जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लीशन रीजन। क्या करता है, डिप्लीशन रीजन, मतलब होल्स जो हैं वो यहाँ से, होल्स जो हैं वो यहाँ से पी से एन में जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से एन से पी की तरफ जा रहे हैं। तब क्या होता है, एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है एन टाइप टू पी टाइप सेमीकंडक्टर इन द डिप्लीशन रीजन। अब अगर इलेक्ट्रॉन पी टाइप से आता है और डिप्लीशन रीजन में, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स को टू द एन टाइप, ठीक। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से आपका पी टाइप से, इलेक्ट्रॉन आपका पी टाइप से कहां की ओर जाएगा, डिप्लीशन रीजन से, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को एन टाइप में। सिमिलरली, सिमिलरली क्या होगा, जो होल्स होंगे, जो होल्स होंगे वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द पी टाइप। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे आपकी डेवलप हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन्स को वापस से एन टाइप की तरफ भेज रही होगी, और होल्स वापस आपके पी टाइप की तरफ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक ड्रिफ्टिंग करंट एग्जिस्ट करेगा, यहाँ आपका एक ड्रिफ्टिंग करंट एग्जिस्ट कर जाएगा, और वो कहां से कहां की ओर होगा, एन साइड टू पी साइड की तरफ होगा। तो पहला हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, देखते हैं कितने लोगों ने इसको सही किया है, कितने लोगों ने गलत किया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस का एरर है, कोई बात नहीं, करेक्ट किया है इसको केवल और केवल 19% स्टूडेंट्स ने। आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A man projects a coin upwards from the gate of a uniformly moving train. The path of coin for the man will be। देखो बेटा, आपकी ट्रेन जब चल रही होगी तो मैन भी आपका जो है, जो ये मैन है आपका, वो भी आपका ट्रेन पे होगा। इसने जब यहाँ से कॉइन ऊपर की ओर उछाला, जब इसने कॉइन यहाँ पे ऊपर की ओर उछाला, तो जिस वेलोसिटी से ये मैन, ये ट्रेन मूव कर रही थी, उसी वेलोसिटी से ये मैन भी मूव कर रहा था। और ये मैन जब अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब कि ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेगा, तो इसको ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव होता दिखेगा। बट अगर ये मैन, अगर कोई दूसरा बंदा, हम या आप ग्राउंड पे खड़े होके इस कॉइन को देख रहे होते, तो ये कॉइन हमें कैसा दिखता, ये कॉइन हमें एक पैराबोला में दिखता, ये कॉइन हमें कैसा दिखता, एक पैराबोलिक मोशन करता हुआ दिखता। तो देखते हैं कितने बच्चों ने इसको करेक्ट किया है, कितनों ने इनकरेक्ट। तो बेटा 22% बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया है, 56% बच्चों ने इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट किया है, और 22% बच्चों ने इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था। तो बच्चा, ये रहे थे हमारे फिजिक्स के 4 मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चंस। तो अब हम मिलेंगे अगले पेपर में, अगले टेस्ट के क्वेश्चंस के साथ। तो ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, जितने भी आपके डाउट्स होंगे हम लोग इन तरह के सेशन से आपके दूर करते रहेंगे सारे डाउट्स। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद बच्चों। तो FST 29 के मोस्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। तो उसमें से हमें क्वेश्चन केमिस्ट्री सेक्शन में डिस्कस करने हैं, जिसमें से केवल 10 में से केवल एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के खाते में आया है, क्वेश्चन नंबर 66।
और ये सबसे ज्यादा बच्चों ने केमिस्ट्री सेक्शन में सबसे ज्यादा गलत किया है। तो देखो जरा, जो इनकरेक्ट परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो ये 58% बच्चों ने गलत किया है और इसको मात्र 22% बच्चों ने करेक्ट किया है और 20% बच्चों ने इसको क्या किया है, छोड़ दिया है। तो देखते हैं ऐसी क्या इसमें खासियत है इस क्वेश्चन में। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी था और एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, ठीक है। तो जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी में दिखा सकता हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जरा देखना बेटा, बोर्स एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर अप्लीकेबल है, ठीक है। और यहां पर ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, यहां पर चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो, कौन सा यहां पर करेक्ट है, ठीक है। जरा देखना, 3 बातों पर मैं पूरा ये क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा n स्क्वायर बाई जेड। दूसरी बात, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n। तीसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी है, अगर किसी भी एनर्जी का यहां पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z बाई n स्क्वायर। ये बात 3 बात अगर आती है तो हर क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये तो डायरेक्टली दे दिया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ये बिल्कुल बात सही है। अगला स्टेप, द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि V और n का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पहले तो मुझे बताओ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, n स्क्वायर बाई V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z बाई n। और इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया है, n का, तो ये हो गया, n से n कट गया, यानी V इंटू n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Z। तो क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू n कह रहा है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Z बाई n। तो यहां पर ये क्या करेक्ट या इनकरेक्ट, तो आंसर क्या है, इनकरेक्ट। अब जरा देखो फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है 1 में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है, मान लो ये सेल है कोई और सेल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है, ये पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई आर अपान में V। तो बस हो गया, ये 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, V, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जरा देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z बाई n, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर बाई Z। तो था Z इंटू जेड, Z स्क्वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये क्या हो जाएगा, Z स्क्वायर अपान में n क्यूब। तो यहां पर Z क्यूब लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखते हैं, कूलम्बिक फोर्स। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर बच्चों ने कोई जो वैल्यू नहीं निकाल पाया होगा वो यही नहीं निकाल पाए होंगे। जरा देखना इसमें क्या दिक्कत आ गई आपको। बेटा यहाँ पर जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो किसके लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ये है, और जो एटम में मान लीजिए जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन है, Z। तो एक प्रोटॉन पर प्लस E, तो Z इलेक्ट्रॉन पर प्लस ZE। तो यहाँ पर जो Q1 हो गया ZE और Q2 हो गया E। तो यहाँ पर जो बात होगी फोर्स, यानी कूलम्बिक फोर्स बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब बताओ Q1 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ZE। अब बताओ ये K तो कोई यहाँ K तो डिपेंड नहीं कर रहा Z और N पर, तो हम इसको हटा ही दे रहे हैं। Q1 ZE है और ये Q2 E है, अपान में R स्क्वायर। R स्क्वायर क्या है, R होता है n स्क्वायर बाई Z। तो ये कितना, R स्क्वायर क्या हो जाएगा, n की पावर 4 Z स्क्वायर। अब बताओ ये Z स्क्वायर और ये Z क्यूब हो गया। तो बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z क्यूब बाई n की पावर 4, Z क्यूब अपान में n की पावर 4। तो मुझे बताओ क्या ये करेक्ट पहला और डी, यानी ए एंड डी, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए एंड डी ओनली आंसर हो गया करेक्ट फर्स्ट। क्लियर बच्चों। तो आपको उम्मीद है कि डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा।
तो हेलो बच्चों, आप लोगों ने एफएसटी का रिजल्ट देख लिया, आपने फिजिक्स के मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन देख लिए, आपने केमिस्ट्री के मोस्ट डाउटफुल क्वेश्चन देख लिए। अब मूव करते हैं बायोलॉजी की तरफ। तो बेटा बायो की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 110, जिसमें स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि फेलियर और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल रिजल्टिंग इन गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और अगर कहीं पे भी वर्ड आ जाए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम तो बेटा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। क्या आंसर होगा? पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? एनियोप्लॉइडी। तो ये क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। और अगर एक गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम हो कि मतलब एक दो क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? गेन हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं, तो बेटा इसको बोला जाता है क्या? एनियोप्लॉइडी। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? आपस में एक्सचेंज है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। और जरा रेशियो देखिए भैया, 55% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। तो मतलब अगर आपको अभी भी एनियोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में अगर फर्क नहीं पता है तो केवल इतनी चीज याद रख है, तो होल सेट ऑफ क्रोमोसोम में बेटा क्या हो जाएगा? पॉलीप्लॉइडी। और गेन और लॉस ऑफ सम क्रोमोसोम की बात करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? एनियोप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। और ये बच्चों ने गलत किया 65%। बाप रे बाप, 65% बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें पार्चुरेशन की, तो पार्चुरेशन का सिग्नल कहां से अराइज करता है? एक फुल्ली डेवलप्ड फीटस प्लस प्लेसेंटा से। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बिल्कुल सही बात है। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन बिल्कुल सही बात है। और ये ऑक्सीटोसिन वर्क कहां करेगी? जाके मिडिल लेयर पे मायोमेट्रियम में, और वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस कराएगी, मोर एंड मोर कॉन्ट्रैक्शन कराएगी। रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का बेटा यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता है। इस वजह से 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बेटा प्रोलैक्टिन का अगर काम पूछा जाए तो प्रोलैक्टिन का काम मिल्क फॉर्मेशन में होता है। किसमें होता है? मिल्क फॉर्मेशन में। तो ये वर्क करता है किसके ऊपर? मैमरी ग्लैंड के ऊपर। इसका वर्किंग सरफेस क्या है? मैमरी ग्लैंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। और ये गलत किया है 56% बच्चों ने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी? तो एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है कि प्लेसेंटा रिलीज करता है। बता दे रही हूं, प्लेसेंटा रिलीज करता है एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। और जब ये सारे हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं तो आफ्टर सम टाइम, या इसको बोल सकते हो लेटर फेज, कुछ टाइम बाद एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है रिलैक्सिन। और एनसीईआरटी लिखती है कि ये रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है ओवरी से। ठीक है, और अगर ओवरी ना गिवन हो ऑप्शन में तो क्या करेंगे? तो बेटा याद रखिएगा, ओवरी में भी बेटा ये कहां से रिलीज होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है रिलैक्सिन लेटर फेज में प्रेगनेंसी में कहां से रिलीज होता है? तो याद रखिएगा कहां से? कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 155। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बेटा ये किसमें आता है? ये आता है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ना कि इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। Infertility cases due to inability of the male partner to inseminate female can be corrected by artificial insemination। बेटा artificial insemination कब कराया जाता है? जब मेल जो होता है वो इजैकुलेशन नहीं कर पाता है या फिर उसका स्पर्म काउंट कैसा होता है? लो होता है। तो क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली फीमेल के जेनाइटल ट्रैक में स्पर्म्स को क्या कराया जाता है? इंसेमाइनेट कराया जाता है। तो स्टेटमेंट पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 185 और ये भैया गलत किया है 65% बच्चों में। ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया से रिलेटेड मतलब ये बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, उन्होंने सोचा होगा कि बैक्टीरिया के बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है आर्की बैक्टीरिया, मतलब मिस्टेक की है आपने। ठीक, ये आपसे पढ़ने में मिस्टेक हुई है। तो देखिए आर्की बैक्टीरिया की बात कर रहा है तो सबसे पहली चीज यूनिसेलुलर होगा, क्योंकि ये किसका मेंबर है? मोनेरा का मेंबर है। और मोनेरा में बेटा जितने भी मेंबर है वो सारे कैसे हैं? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। बेटा अगर इसमें बोला जाए तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है लिविंग फॉसिल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो जैसा ये फॉर्म हुआ था, लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे वो फॉर्म हुए थे आफ्टर इतने एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के बावजूद भी उनके बॉडी के अंदर कोई भी चेंजेस ना आए, वो वैसे के वैसे ही दिखे, तो उनको बोला जाता है लिविंग फॉसिल। तो आर्की बैक्टीरिया जैसा फॉर्म हुआ था अभी भी वैसा ही पाया जाता है, इस वजह से आर्की बैक्टीरिया क्या है? लिविंग फॉसिल। प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, बिल्कुल सही बात है। इसका एक मेंबर है जिसका नाम है मिथेनोजेन। क्या नाम है? मिथेनोजेन। और मिथेनोजेन क्या प्रोड्यूस करता है? मीथेन गैस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, बिल्कुल सही बात है। एक्सट्रीम कंडीशंस को बेटा ये सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इसके सेल वॉल के स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत डिफरेंटली बिल्ट है, जो एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में इसकी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, जैसे अगर बात करें सॉल्टी एरियाज में तो हेलोफाइल्स, सॉल्टी एरियाज में बात करें तो हेलोफाइल्स, और बेटा एक्सट्रीम सल्फर वेंट्स की बात करें या हॉट स्प्रिंग्स की बात करें तो वहां पे क्या पाया जाएगा? थर्मोएसिडोफिल्स। क्या पाए जाएंगे? थर्मोएसिडोफिल्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई? बिल्कुल सही हो गई। उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो ये स्टेटमेंट बेटा गलत है, याद रखिएगा। ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है आर्की बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं? एनऑक्सीजेनिक। कैसे होते हैं? एनऑक्सीजेनिक। सबसे पहले ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन आए थे? साइनोबैक्टीरिया, जिनके पास कौन सा पिगमेंट था? क्लोरोफिल ए था। और उस क्लोरोफिल ए की वजह से, उसकी हेल्प से उन्होंने क्या किया था? फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया था, जिससे आपके इन्वायरमेंट का जो नेचर था वो रिड्यूसिंग से कैसा चेंज हो गया था? ऑक्सीडाइजिंग। और हमारा नेचर कैसा हो गया था? ऑक्सीजेनिक। ठीक है, कैसा हो गया था? ऑक्सीजेनिक। तो ये स्टेटमेंट ई वाली क्या हो गई? आर्की बैक्टीरिया के लिए गलत हो गई। तो यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट। राइट। तो बेटा ये था हमारा एफएसटी के पेपर का, आपने जो मोस्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन एफएसटी 29 का। तो आई होप आप लोग एफएसटी का पेपर जी जान से दे रहे होंगे, क्योंकि नीट की डेट बहुत पास आ रही है और आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है इस समय। ये जो काम हम लोग आपके लिए कर रहे हैं ये आपको खुद भी करना चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं पेपर में, किसी भी गलती की वजह से हुए हो, ओएमआर गलत हो गई हो, आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं सही से पढ़ा हो, कोई भी गलती हो, उसको आपको एक कॉपी बना लेनी चाहिए। अभी से आप बना सकते हो और उसमें उस कॉपी में पूरा डेटा आपको लिखना चाहिए कि क्या चीज गलत हुई और किस वजह से गलत हुई, ताकि अगर अगले एफएसटी में वही क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।